सभी मित्रों को टीम महाबोधि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ ये बिहार समग्र की किताब है, विवास पनोरमा की बहुत अच्छी किताब है ना। बिहार एक अवलोकन है। बीपीएससी में लगभग जो बिहार विशेष से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30, 35, 25 प्रश्न, तो इसमें से लगभग आपको 25 प्लस क्वेश्चन कवर होंगे। तो अच्छी किताब है ये, बिहार समग्र विवास पनोरमा की किताबें हैं। इसको आप ले लीजिएगा, इस तरह से आप पढ़ेंगे टिक कर है ना। ये बहुत काम की चीज़ है। इसका न्यू एडिशन ले लेंगे, ठीक ना, बिहार विवास पनोरमा। ठीक है, आइए आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कम वायसराय, ठीक है। हम लोग पढ़े कैनिंग तक पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में, ठीक है। कैनिंग के बाद ये लॉर्ड एल्गिन बने हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1862 से 63, 1 साल का कार्यकाल रहा। मुख्य रूप से इनका काम था वहाबी आंदोलन का दमन, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन। वहाबी आंदोलन यह अरब से एक उठा हुआ आंदोलन है। आगे चल के इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलेगा, यूपी में भी चलेगा और खास करके बिहार पटना इसका प्रमुख केंद्र बनेगा। यह मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। क्या है, मुस्लिम पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन है। मुख्य रूप से इनका कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब के समय में जो मुस्लिम धर्म थी उसी के अनुसार वही शुद्धता पवित्रता के साथ पुनः जो मुस्लिम धर्म में जो कर्मकांड या विभिन्न प्रकार के आडंबर आ गए हैं, इसको समाप्त करके मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था एक तरह से, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के समय में जो धर्म की शुरुआत हुई थी उस समय प्राचीन काल में वापस जाने की इन्होंने बात किया था, ठीक। एक तरह से कह सकते हैं कि रूढ़िवादी आंदोलन था, ठीक है। और एक तरह से यह एक तरह से हर्ब जैसा दारुल हर्ब जैसा दृष्टिकोण था कि एक तरह से, है ना, कि मुस्लिम का शासन कायम करना है। एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम पुनरुत्थानवादी, मुस्लिम रूढ़िवादी आंदोलन था जो कि अरब से शुरू हुआ और आगे चल के हम देखते हैं कि पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब होते हुए ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और खास करके बिहार पटना में इसका केंद्र बना, ठीक है। आगे चल के इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल्स इसको, ठीक है। वहाबी आंदोलन का दमन एल्गिन करेंगे। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कैनिंग के समय में, ठीक है, 1856 में कैनिंग के समय में ये पारित हुआ है, ठीक है। आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इनकी बहुत प्रमुख भूमिका इसमें रही है, ठीक है। तो ये भी एल्गिन साहब ने विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। आइए हो गया, ठीक है, एल्गिन हो गया 1862-63। वहाबी आंदोलन का दमन करेंगे, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देंगे। आइए लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 तक हैं। इनका काम क्या रहे, अकाल आयोग का गठन। इस समय में पूरे बंगाल बिहार के क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में लगातार अकालों की एक श्रृंखला चल पड़ती है, ठीक है। कई सारे अकाल आते हैं, तो इसी अकाल आयोग की स्थापना करेंगे कोलिन कैंपबेल, ठीक है। कैंपबेल के सहयोग से अकाल आयोग की स्थापना और 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत करेंगे, ठीक है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को और ज्यादा जड़ किया जा रहा है, और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और इसी साम्राज्यवादी उपनिवेशी शासन को कायम करने के लिए किस तरह से भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की मजबूती कायम के लिए हम देख रहे हैं कि डाक है, तार है, ठीक है, रेल है, संचार है, ठीक है। इसी में एक शुरुआत हुई समुद्री टेलीग्राफ सेवा, ताकि जल्द से जल्द सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सके। यानी कि अब भारत और यूरोप के बीच सीधी सूचना, प्रत्यक्ष संवाद समुद्री टेलीग्राफ सेवा से जुड़ गया। इन्हीं के कार्यकाल में, लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा। इनके समय में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अफगानिस्तान से इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले के पूर्ववर्ती जो गवर्नर जनरल थे, अफगानिस्तान के साथ युद्ध में भारी क्षति हुई थी अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की, ठीक है। तो इसके कारण लॉर्ड लॉरेंस ने एक बड़ा चातुर्यपूर्ण नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, विशेषकर अफगानिस्तान के विरुद्ध, ठीक है। आइए लॉर्ड लॉरेंस, अकाल आयोग, कोलिन कैंपबेल की सहायता से 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, भारत यूरोप के बीच हस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब आइए इसके बाद लॉर्ड मेयो का कार्यकाल आएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो साहब हैं, 1869 से 72 तक ये रहेंगे। इनका काम क्या, मेयो कॉलेज की स्थापना करेंगे, ठीक है। मेयो कॉलेज 1872 अजमेर में, ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करेंगे, ठीक है।
साथ साथ कृषि विभाग की स्थापना करेंगे 1872 में। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज कृषि विभाग की स्थापना। प्रथम जनगणना ये करवाएंगे, यानी जनगणना की प्रथम हम कह सकते हैं अनौपचारिक शुरुआत 1872 में हो जाएगी। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो को श्रेय जाता है भारत में प्रथम जनगणना कराने का 1872 में। हालांकि अनौपचारिक थी, औपचारिक जनगणना रिपन के समय में होगी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, चूंकि जनगणना जब प्रारंभ हो गई तो ये सांख्यिकी सर्वेक्षण का भी कार्य होगा एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो प्रथम जनगणना विभाग के साथ कृषि विभाग की स्थापना करेंगे, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये मेयो का कार्यकाल था। अब आइए इसके बाद नॉर्थ ब्रुक साहब आएंगे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76। इनमें रहेगा बंगाल में भयानक अकाल आएगा। ठीक है, अकालों की श्रृंखला है और अकाल आता है प्रशासनिक चूक के कारण। ठीक है, प्रशासनिक चूक के कारण ये अकाल की श्रृंखला आती है। ठीक है, प्रशासनिक चूक ये एक तरह से प्रशासनिक विफलता है अकालों का कारण, क्योंकि इतने जैसे भारत देश में संसाधन संपन्नता है, प्राकृतिक संसाधनों की ये बहुतायता हमारे हैं, मानव संसाधन है, तो फिर ऐसे में अनाज संकट, खाद्यान्न संकट की बात कहीं ही नहीं जा सकती है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण कभी कभी वर्षा नहीं हो पाने के कारण ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन ज्यादातर ब्रिटिश शासन में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर अकाल प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक विफलता के कारण आई है। चूंकि साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शासन रहा है, तो ऐसे में मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था क्या था कि मातृ देश के पक्ष में, यानी कि संसाधनों का दोहन किसके पक्ष में करना, ब्रिटेन के पक्ष में करना। ठीक है, यानी कि क्या, भारतीय संसाधनों का दोहन, यानी कि भारतीय संसाधनों का दोहन किसके पक्ष में करना, मातृ देश के पक्ष में करना, यानी कि किसके पक्ष में करना है संसाधनों का दोहन, यानी कि ब्रिटेन के पक्ष में करना है। ठीक है, मातृ देश के पक्ष में करना है, ठीक ना, ब्रिटेन के पक्ष में करना है। इसी के कारण अकाल हुआ। हम 47 के बाद से अभी तक हम लोग 47 के बाद से कहाँ इस तरह की अकाल आई है कि नहीं है? आइए अब देखिए। ठीक है, तो बंगाल में भयानक अकाल हुआ, कूका विद्रोह हुआ, यह पंजाब में हुआ। यह कूका विद्रोह पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बाबा राम सिंह थे। ठीक है, कौन थे भाई इसमें? भगत जवाहर मल थे, भगत जवाहर मल थे और बाबा राम सिंह थे। ये पंजाब में हुआ था आंदोलन। मुख्य रूप से क्या था कि भाई गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की स्थापना की, 10वें गुरु महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो धार्मिक सुधार की बात की, धर्म के बारे में जो बताया, तो एक तरह से मुस्लिम सुधारवादी मुस्लिम सुधार वो बहावी आंदोलन था। ये कूका पंजाब में सिख सुधारवादी आंदोलन था। सिख के धर्म में जो मांस, मदिरा, ककाड़, ये विभिन्न प्रकार के जो व्यभिचार आ गए थे या जो आडंबर आ गए थे धर्म में, उसी धार्मिक आडंबरों एवं कर्मकांडों से ये छुटकारा पाने के लिए शुद्धता, पवित्रता पर बल दिया गया। ठीक है, सिख धर्म की शुद्धता पर बल दिया गया। विशेषकर गुरु गोविंद सिंह महाराज की के जो धार्मिक दृष्टिकोण थे, जो आदर्श थे, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब के जो आदर्श थे, उनके अनुसार ये लोग ने मिलकर ये आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इनके समय में, नॉर्थ ब्रुक के समय में कूका आंदोलन चला, बंगाल में अकाल आया, नेटिव मैरिज एक्ट आया। ठीक है, 1872 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसा कि पता है कि भारत में एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ कुरीति रही है कि 8 साल, 10 साल, 12 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। यहाँ तक कि लड़कियां जब जन्म लेती थी उसी समय उसकी शादी तय कर दी जाती थी। तो आगे चल के हम देखते हैं कि चूंकि इस समय भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी काल रहा है। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे महान मनीषियों का पूरे भारत की धरती पर एक से एक महान ये धार्मिक सुधार आंदोलन का काल रहा है। इसलिए ये नेटिव मैरिज एक्ट पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया 1872 में और बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया नॉर्थ ब्रुक के समय। स्वेज नहर का खुलना, स्वेज नहर का खुल जाना भारत एवं ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा नीचे आप आ जाएंगे, ये देखिए स्वेज नहर है। यहाँ पहले क्या होता था कि ये ब्रिटेन है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान आने के लिए, भारत में आने के लिए यहाँ से ब्रिटेन वासियों को ये नाव के माध्यम से, बड़े बड़े बोटों के माध्यम से, इस तरह से स्पेन, पुर्तगाल होते हुए, अफ्रीका के किनारे होते हुए, ये सीधे पूरी तरह से पूरा अफ्रीका महादेश का चक्कर काटते हुए, यहाँ मेडागास्कर होते हुए, ये हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए भारत आते थे। लेकिन स्वेज नहर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर है, इन दोनों के बीच में स्वेज नहर का निर्माण हो गया था। जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया तब ये सीधे ब्रिटेन से, ये स्पेन पुर्तगाल होते हुए, जिब्राल्टर की जल संधि से अफ्रीका एवं स्पेन पुर्तगाल के होते हुए सीधे अंदर की ओर आगे तुरंत एकदम यथाशीघ्र, इनकी आधी से ज़्यादा दूरी कम गई और सीधे स्वेज नहर होते हुए तुरंत लाल सागर होते, अरब सागर से हिंदुस्तान आ जाते थे। ठीक है, आइए, तो ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि
स्वेज नहर का खुलना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर का खुल जाना, इससे भारत और ब्रिटेन से व्यापार करने में काफी क्या हो गई, सुविधा हो गई। ठीक है, इन्हीं के समय स्वेज नहर खुल गया। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ मल्हार राव होलकर को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर दिया इन्होंने। बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे मल्हार राव होलकर, गुजरात में बड़ौदा है। ठीक है, तो जो ये राजा थे वहाँ के, देसी रियासत थी, तो इनको ये भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्थब्रुक का रहा। बंगाल में अकाल अकोका विद्रोह 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, बाल विवाह प्रतिबंध, स्वेज नहर का खुल जाना है, बड़ौदा के मल्हार राव को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर देता। अब आइए, अब हम लोग लिटन के बारे में देखेंगे। लिटन क्या है, 1876 से 80, इनको घोर प्रतिक्रियावादी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत महान प्रतिक्रियावादी हैं। ये कर्जन की, समझिए कि कर्जन के पूर्ववर्ती हैं। ठीक ना, हालांकि ये बहुत विद्वान आदमी, साहित्यकार थे, निबंधकार थे, बहुत बड़े कवि थे, इसलिए इनको ओवन मेरेडिथ बोला जाता है। पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ बोला जाता था, तो लॉर्ड लिटन को। ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी थे। ठीक है, लेकिन विद्वान भी थे। इन्होंने, इनके समय भी अकाल आया, जैसा कि अकालों की निरंतरता आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से अकाल, 1860 के दशक से ही अकाल, लगातार सिपाही विद्रोह के बाद से अकालों की श्रृंखला चल पड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने भी अकाल आयोग की स्थापना करेंगे, रिचर्ड एस्ट्रेची। ठीक है, रिचर्ड एस्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग। ठीक है, लिटन ने रिचर्ड एस्ट्रेची के अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना करेंगे कि कैसर हिंद की उपाधि के लिए महारानी विक्टोरिया हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होगा। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होगा और महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा जाएगा। क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा जाएगा। ठीक ना, ठीक, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। इनके समय में और क्या हुआ, आर्म्स एक्ट पारित हुआ। अब क्या है आर्म्स एक्ट, अब हथियार, बिना लाइसेंस के कोई हथियार लेकर घूम नहीं सकता। हथियारों के लिए लाइसेंस चाहे कोई भी, अब ऐरा गैरा व्यक्ति या कोई भी अब हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, आर्म्स एक्ट इन्होंने पारित कर दिया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, एक तरह से प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया। खास करके जो देसी पत्र पत्रिकाएं थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में छपती थी, देसी भाषा में, उनको प्रतिबंधित करने के लिए, मुख्य रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए ये प्रतिबंधित करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि ब्रिटिश विरोधी नीतियों को लागू नहीं किया जाए, या राज्य विरोधी, साम्राज्य विरोधी नीति नहीं बने, या उसका प्रचार प्रसार नहीं हो। ठीक है, ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, 1878 ईस्वी में लागू किया गया। तो विशेषकर सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश इस तरह की देसी पत्र पत्रिका थी जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रसार हो रहा था। तो ऐसे इसको ही एक तरह से नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, और एक पायनियर अखबार था। पूछा जाता है कभी कभी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन किया, तो पायनियर। कौन किया, पायनियर। ठीक है, और किसके लिए लाया गया था, तो सोम प्रकाश को बैन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, आइए, सिविल सेवाओं की प्रवेश की जो आयु होता है, आज हम लोग यूपीएससी जो देते थे, उस समय था आईसीएस परीक्षा। अभी का यूपीएससी है, उस समय का आईसीएस परीक्षा थी। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, ताकि भारत के नागरिक हैं, भारत की युवा इसमें भाग नहीं ले सके। ठीक है, इसलिए कम उम्र किया गया, 21 वर्ष से घटाकर क्या 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए, ठीक ना, यही सिविल सेवा प्रतियोगिता के लिए 21 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया, 19 वर्ष कर दिया गया। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके साथ साथ भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया गया 1878 से। ठीक है, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। वही अभी मैं बताया, शस्त्र रखने के लिए अनिवार्य लाइसेंस कर दिया गया। तो आइए देख लीजिए, लिटन के समय क्या हुआ, 76 से 80 में ओवन मेरेडिथ कहा गया है, रिचर्ड एस्ट्रेची, अकाल आयोग, कैसर हिंद, महारानी विक्टोरिया को उपाधि 1 जनवरी 1877 को, दिल्ली दरबार का घोषणा, आर्म्स एक्ट पारित हुआ 1878 को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू 1878 को, सोम प्रकाश को बैन करने के लिए लाया गया था और पायनियर ने इसका समर्थन किया। सिविल सेवाओं में 21 वर्ष से उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में किया गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लागू किया गया। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन। ये इनको भारत के सबसे उदारवादी वायसराय की संज्ञा दी जाती है। ठीक ना, इनको बड़ा ही उदारवादी वायसराय की संज्ञा दी जाती है। प्लस इनको स्थानीय स्वशासन का क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। प्लस ये बहुत बड़े सुधारक भी थे। प्रथम कारखाना अधिनियम इनके समय में आया था। ये देखिए, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है
लॉर्ड रिपन 1880-84 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। ठीक, देसी भाषाओं के प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था लिटन ने, इन्होंने क्या किया कि उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया। 19 वर्ष से 21 वर्ष की आयु फिर से कर दिया गया, जैसा कि लिटन ने अब 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया था, तो पुनः इन्होंने बढ़ा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रतिबंध हटा दिया, 19 वर्ष से इसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, सिविल सेवाओं के लिए। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, कई शहरों में चुनाव हुआ था और नगर निगम मेयर का जो पद होता है शुरुआती इसी समय से, अंशतः शुरुआत मद्रास से और अन्य क्षेत्रों से की जाती है। यही स्थानीय स्वशासन का, इसलिए इनको जनक बोला जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना, जैसा कि आपको पता है कि 1872 में क्या हुआ था, अनौपचारिक जनगणना हुआ था मेयो के समय में। लेकिन अब 1881 में क्या हुआ कि प्रथम वास्तविक जनगणना इन्हीं के समय में कराया गया। ठीक है, वास्तविक जनगणना। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। ठीक है, इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। 1883 से 84 मुख्य रूप से क्या था कि अब कोई भी मुद्दा होगा, किसी भी मुद्दा होगा तो उसमें अब, ठीक है, मुख्य रूप से क्या था कि अंग्रेजों के भी विवाद पर अब कौन, भारतीय जो जज होते हैं वो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो भारतीय जज रहेंगे वो ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश हो यानी व्हाइट मैन, इनके मामलों में भी सुनवाई कर सकते हैं। यही था इल्बर्ट बिल विवाद। पहले क्या था कि अंग्रेजी मामलों की सुनवाई यानी ब्रिटिश जो नागरिक थे उनके मामलों की सुनवाई भारतीय जज नहीं करते थे, वो केवल ब्रिटिश जज ही करते थे, कंपनी के जज ही करते थे, क्राउन के जज ही करते थे जो भारत में होते थे। जो हमने पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आएगा आगे चल के, और भी कलकत्ता में उच्च न्यायालय है, तो उसमें केवल ये अंग्रेज ही अंग्रेजों के संबंधित मामले का फैसला करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल क्या कर दिया कि इन्होंने, रिपन ने ऐसा कहा, कानून बना दिया कि नहीं, अब जो है सो अब भारतीय जज भी, ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों के मामले में सुनवाई करेंगे। इसी को लेकर इनके खिलाफ बगावत विद्रोह हुआ, तो इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, 1883-84 बहुत प्रगतिशील दृष्टिकोण इनका था। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में। इन्हीं के समय में कारखाना में लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही थी। ठीक है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समय निर्धारण हुआ, कई सारी सुविधाओं को दिया गया। ठीक है, उनके कुछ अधिकारों की सुरक्षा की गई। तो प्रथम कारखाना अधिनियम, LSW विशेष पढ़ना है इसको। भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, भारत का इनको क्या कहा जाता है, उद्धारक की संज्ञा दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, द्वारा। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, सरोजनी नायडू है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने रिपन को भारत को उद्धारक की संज्ञा दिया। ठीक है, हंटर आयोग इनके समय में आया शैक्षिक सुधारों के लिए। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुआ था भारत में शिक्षा के सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए। पुनः देख लीजिए एक बार, लॉर्ड रिपन 1880-84 उदारवादी स्थानीय सुधारक हैं, स्वशासन के जनक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल हुई, 19 वर्ष से 21 वर्ष की आयु कर दिया। अब सिविल सेवाओं के लिए स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में इनके समय हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में हुआ था, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया। भारत का उद्धारक की संज्ञा इनको दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, इन्होंने भारत को उद्धारक की संज्ञा दी थी। हंटर आयोग शैक्षिक सुधारों के लिए स्थापना 1882 में हुई थी। ठीक है, अब आइए, अब लॉर्ड डफरिन साहब को लोग देखते हैं। ये क्या 1884 से 1888, इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में कांग्रेस प्रकाश के आंदोलन की शुरुआत होगी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, 1885 से 88 में क्या होगा, लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध होगा और बर्मा को एक तरह से मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी शासन में बर्मा को मिला लिया जाएगा। बंगाल, अवध एवं पंजाब टेनेंसी एक्ट आया। ठीक है, यह एक्ट था कि जमीन से संबंधित था, भूमि से संबंधित था। ठीक है, भूमि लगान करों से संबंधित था। ठीक है, डिटेल्स हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। बंगाल में, अवध में, पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, A.O. ह्यूम इसके प्रथम क्या बने थे, अध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब आइए, इनके बाद है, डफरिन के बाद है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। इनका काम क्या था, तो डुरंड सीमा, ये भारत अफगानिस्तान के बीच आज भी विभाजक रेखा डुरंड लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान और डुरंड लाइन है भारत अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, इन्हीं
लॉर्ड लांसडाउन के समय में ये खींचा गया था। कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना अधिनियम आया, ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के समय और द्वितीय कारखाना अधिनियम इनके समय 1891। और ज़्यादा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छुट्टी के बारे में, बीमारी के बारे में विभिन्न सारे तरह से इसके लिए हम देखते हैं कि अधिकारों की बात कही, गरिमा की बात कही, एक हद तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहते हुए। वही 11 घंटे से अधिक कार्य पर रोक लगाया गया, महिलाओं के लिए 1 सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई, ठीक है। इनके बाद ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हैं, ठीक है। एल्गिन द्वितीय का काल 1894 से 99 रहा है। इनका कहना था कि भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही भारत में शासन हमेशा कायम रखा जाएगा, ठीक है। अब आइए कर्जन, ये घोर प्रतिक्रियावादी हैं, ठीक है। कर्जन 1899 से 1905, 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना करेंगे, ठीक है। सिंचाई के लिए नहर भर वाली जो प्रणाली है 1900 सिंचाई आयोग स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में, याद रखिएगा पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। 1902 में पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, पुलिस सुधार आयोग, ठीक। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, यूजीसी का जो आज है यूजीसी है, उस समय एक तरह से इसकी शुरुआत यही मानी जाती है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना रेले, टॉमस रेले की अध्यक्षता में, ठीक है। तो पुलिस आयोग की स्थापना फ्रेजर की अध्यक्षता में, सिंचाई आयोग की स्थापना स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना टॉमस रेले की अध्यक्षता में। 1904 में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसी आधार पर आयोग की अनुशंसा पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, जो प्राचीन स्मारकों का क्या करता था, संरक्षण करता था। आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, तो उसी समय कर्जन, चलिए कर्जन को हम लोग इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद देंगे, ताकि हम लोग अपने जो पुराने हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर थे, बौद्ध स्थल हो या फिर हमारे ताज या और भी अन्य जो प्राचीन हमारे अशोका से संबंधित स्थल, पुरातत्व स्थल हो, या पूरे भारत में जो हमारी सदियों सनातन परंपरा रही है, इसके बारे में कई सारे हमारे धरोहरों को सहेजने में, चाहे हड़प्पा सभ्यता के संबंधित कई सारे, ठीक है। तो 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किया, यही सबसे बड़ा इनका प्रतिक्रियावादी नीति रहा। बंगाल चूंकि राष्ट्रवादियों का बहुत बड़ा गढ़ बन रहा था, तो मुख्य रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक ना। और मुख्य रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन को तोड़ने की इनकी नीति बाकी इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन कर दिया, ठीक है। अकाल आयोग की स्थापना, अकाल आयोग की स्थापना किए थे इन्होंने किस, एंटनी मैकडोनल्ड की स्थापना में, एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग। और विक्टोरिया, कलकत्ता में क्वीन विक्टोरिया महल है, कलकत्ता आप जाएंगे तो जरूर घूमिएगा, विक्टोरिया महल का निर्माण किए थे कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में क्या किए थे, विक्टोरिया महल का निर्माण, विक्टोरिया महल का निर्माण कोलकाता में किए थे, जाएंगे तो आप देखिएगा। अकाल आयोग की स्थापना एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में किए थे, बंगाल विभाजन, ये सब सारी चीजें रहा, ठीक है। तो पुनः एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आऊँगा अगले एपिसोड में, तो फिर आगे के जो हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इससे संबंधित कुछ यूट्यूब पर फिल्में देखिए, ई लर्निंग साइट्स पर जाइए, कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप स्टडी कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मन लगा के चिंतन मनन कीजिए, योग व्यायाम कीजिए, रुचिपूर्ण पढ़ाई कीजिए, ईश्वर करें आप सफल हों, ठीक है। टीम महाबोधि की ओर से आप सबको हृदय से आपकी सफलता की मैं बहुत बहुत कामना करता हूँ। धन्यवाद।